Welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we discussed about the force on a moving charge inside magnetic field and force experienced by a current carrying conductor inside magnetic field. Now, a next topic based on the last topic, torque experienced by a current carrying coil inside uniform magnetic field. यानी कि कोई करंट कैरिंग कॉइल हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया हो तो उस पर जो टॉर्क लगेगा वो कितना होगा। उसके लिए हमने कंसिडर किया अ रेक्टेंगुलर पी क्यू आर एस कॉइल विच हैविंग पी क्यू इज इक्वल्स टू ए एंड क्यू आर इज इक्वल्स टू बी, हैविंग लेंथ ए एंड बी, लेंथ एंड विड्थ ए एंड बी। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है पी क्यू आर एस जिसका लेंथ ए है और विड्थ बी है, ओके। एंड कैरिंग करंट आई, यहाँ पे आई करंट शो किया गया है, इस तरफ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये आई और इधर आपका आ रहा है, ओके। ऐसे सर्कुलेट हो रहा है करंट एंटी क्लॉकवाइज एंड इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विथ making an angle theta with the direction of magnetic field. It means the angle between plane of the ring or coil to the magnetic field is theta. यानी कि कॉइल के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। इतना इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, ओके। अब हमें पता करना है कि इस पर कितना टॉर्क लगेगा। तो पहले टॉर्क को हम समझते हैं। आप सभी जानते हैं टॉर्क जो है हमेशा कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से जनरेट होता है और इसकी जो टेंडेंसी होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की होती है। इसका मतलब दो इक्वल फोर्स और एंटी पैरेलल यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जब एक्ट करते हो, एंटी पैरेलल एक्ट करते हो तो वो कपल फॉर्म करते हैं और कपल जो है ऑब्जेक्ट को रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है और जब रोटेट करेगा तो टॉर्क जनरेट होगा, ओके। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर हमारे पास जो है अगर हम इसको स्प्लिट करें तो हमारे पास 4 वायर्स हैं, पी क्यू, वायर पी क्यू, वायर क्यू आर, वायर आर एस एंड एस पी। These are 4 wires which makes a coil, rectangular coil, and in individual wires a current is flow and which is placed in magnetic field. यानी एक इंडिविजुअल वायर PQ को देखें तो उसमें करंट फ्लो हो रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है, तो उस वायर पे क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई वायर रखा जाएगा तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हम सभी वायर्स पर PQ पर, QR पर, RS पर, SP पर, सब पर फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं और उन फोर्सेस के बाद हम देखेंगे कि कहाँ कपल बन रहा है और फिर टॉर्क पता कर लेंगे, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स ऑन वायर PQ। यहाँ हम लिखते हैं फोर्स ऑन वायर PQ। PQ वायर पे जो फोर्स होगा मैं उसको नाम दे रहा हूं F1 एंड यू नो फोर्स इज इक्वल्स टू IBL साइन थीटा। यहाँ पर करंट आपका I है, मैग्नेटिक फील्ड B है, इसका लेंथ जो है PQ का वो A है, तो मैंने लेंथ की जगह A रख दिया, यहाँ लिखा हुआ है, और साइन थीटा E है। मैग्नेटिक फील्ड और करंट के डायरेक्शन के बीच करंट आपका इधर फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो एंगल थीटा होगा। तो मैंने IBL साइन थीटा इसको यूज़ कर लिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 हम नोट करते हैं, साथ के साथ इसका डायरेक्शन भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो हम किससे पता करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे लगाते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर की तरफ है जबकि करंट फ्लो हो रहा है उधर, तो फोर्स किधर लगेगा, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट उधर की तरफ, तो फोर्स डाउनवर्ड होगा। यहाँ जो F1 का डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड होगा। ये मैंने F1 का डायरेक्शन आइडेंटिफाई किया, या यहाँ पर हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। ये हमारा डायरेक्शन हो गया। अब हम लिखेंगे दूसरा फोर्स ऑन वायर
वायर, दूसरा वायर है हमारा क्यू आर। क्यू आर पे फोर्स कैलकुलेट करते हैं जिसको हम F2 नाम दे रहे हैं। F2 इज इक्वल्स टू, ये भी I, मैग्नेटिक फील्ड B है, लेंथ क्या है, क्यू आर का लेंथ है आपका B, तो हमने B रख दिया, साइन, यहाँ पर जो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड के बीच वो 90 डिग्री होगा, यहाँ पे करंट के डायरेक्शन और इसके बीच का एंगल, तो साइन 90 हम रखेंगे, या इसको हम लिख सकते हैं I B स्मॉल b, साइन 90 का वैल्यू 1। ये हो गया इक्वेशन 2। इसका जो डायरेक्शन होगा वो हम आइडेंटिफाई करें, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहा, करंट ऊपर, तो ये देखिए परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड होगा इसका डायरेक्शन। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड होगा, ये F2 का डायरेक्शन। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलरली इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ कॉइल। कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगा, और इसको इक्वेशन नंबर 2 हम रिप्रेजेंट करते हैं F2। हम फोर्स भी लिख रहे हैं और साथ के साथ उसका डायरेक्शन भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। थर्ड वायर ऊपर है आपका RS, ये वायर है RS जिसमें इधर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। इस पर जो फोर्स लगेगा उसको हम नोट करते हैं, फोर्स ऑन वायर RS, ये F3 नोट करते हैं हम इसको। करंट इसमें भी I ही फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी B है, लेंथ इसका A हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल है तो PQ के लेंथ के इक्वल RS का लेंथ होगा। IBL साइन थीटा में रखेंगे तो IB लेंथ है A, साइन थीटा, साइन इसका वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे 180 माइनस थीटा क्यों लिया हमने, तो देखिए करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो ये एंगल हम लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का जो एंगल होगा वो ये 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि इधर थीटा है। तो ये हो गया आपका 180 माइनस थीटा। उसको चाहे तो यहाँ नोट भी कर सकते हैं, लेकिन फिगर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, ये आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है वो साइन और कॉसेक की पॉजिटिव होता है, तो साइन साइन ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका IBA साइन थीटा, ठीक। इसका जो अगर डायरेक्शन की हम बात करें तो डायरेक्शन जो होगा वो आपका मैग्नेटिक फील्ड है इधर की तरफ, ठीक। करंट आपका जो है इधर की तरफ है, मेरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, तो फोर्स जो होगा वो परपेंडिकुलरली अपवर्ड होगा। ये हो गया आपका F3। अगर इसको हम डॉट डॉट करके ज्वाइन करें तो बिल्कुल ये F1 के अपोजिट होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपवर्ड इसका डायरेक्शन है। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हम फोर्स पता करते हैं। फोर्थ वायर जो बचा हुआ है SP, SP पर जो फोर्स होगा वो हम लिखेंगे यहाँ पर फोर्स ऑन वायर SP। SP पे जो फोर्स होगा उसको हम F4 से रिप्रेजेंट करेंगे। करंट IB, मैग्नेटिक फील्ड है L की वैल्यू SP का जो लेंथ होगा वो QR के इक्वल होगा, यानी कि B के इक्वल होगा, ओके। और यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है। देखिए करंट नीचे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लेन के बीच एंगल 90 डिग्री है। साइन 90 रखेंगे तो वैल्यू 1 होता है, छोड़ देते हैं, बस इसका डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम। मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, करंट डाउनवर्ड है, तो देखिए थंब मेरा परपेंडिकुलर अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ कॉइल है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे परपेंडिकुलरली अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ कॉइल। ये इसका डायरेक्शन है और ये इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है। तो अब इसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ हम फोर्स को रिप्रेजेंट करें तो वो फोर्स यहाँ पर होगा, ये F4 है। आपके पास 4 वायर है,
चारों पर हमने फोर्स आइडेंटिफाई कर लिया, F1, F2, F3 एंड F4, और इनके डायरेक्शंस रिस्पेक्टिवली हमने वर्ड्स में भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हमारा टास्क है कि इन 4 फोर्सेस को बैलेंस करना है। तो जरा ध्यान से देखिए, F1 और F3 बिल्कुल इक्वल है। F1 ये है आपका IBA साइन थीटा, ओके, और F3 है IBA साइन थीटा, दोनों इक्वल हैं। F3 एंड F1 दोनों इक्वल हैं, लेकिन इनके डायरेक्शंस अगर फिगर में देखा जाए तो अपोजिट हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, सिंस F1 and F3 are equal and opposite, equal and opposite, hence they cancel each other. They cancel each other. It's okay. चूंकि F1 और F3 अपोजिट है तो ये कैंसिल कर दिए, क्योंकि इनके लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल सिमिलर है। दूसरी ओर चले, अब हमारे पास 2 फोर्स बचे, F2 और F4। तो F2 क्या है? F2 इस प्लेन के कॉइल के परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड है, जबकि ये अपवर्ड है। अगर ये भी दोनों बाहर की तरफ लगते तो ये कैंसल हो जाते, लेकिन ध्यान रखेंगे ये परपेंडिकुलर अपवर्ड है और ये परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? एंटी पैरेलल है। परपेंडिकुलर डाउनवर्ड और परपेंडिकुलर अपवर्ड। ये मेरे उंगली को देखिए, एक ये परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है और ये परपेंडिकुलर अपवर्ड है, तो ये कॉइल को रोटेट करने की टेंडेंसी रखेंगे, यानी कॉइल को इधर की तरफ ये रोटेट करना चाहिए, ऊपर खींचेगा ये नीचे ले जाएगा। तो कॉइल इस एक्सिस के अबाउट क्या करना चाहेगा? रोटेट करना चाहेगा। अब बात आती है कि क्या F4 और F2 इक्वल हैं, तभी तो कपल फॉर्म करेंगे। तो देखिए F2 का वैल्यू I कैपिटल B स्मॉल b, और ये भी I कैपिटल B स्मॉल b, दोनों की वैल्यू सेम है, यानी कि F2 एंड F4 इक्वल हैं और एंटी पैरेलल हैं, तो ये कपल फॉर्म करेंगे। साथ के साथ हम लिखेंगे एंड F2 एंड F4 आर इक्वल एंड एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, hence they form couple। ये कपल फॉर्म करेंगे, और जब कपल फॉर्म करेंगे तो कपल क्या करता है? टॉर्क जनरेट करता है। hence and they generate, they produce torque। टॉर्क produce torque which tends to rotate the coil about its axis। जिसकी टेंडेंसी होगी कि वो कॉइल को उसके एक्सिस के अबाउट क्या करे? रोटेट करे। अब बात आती है टॉर्क की, तो टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन perpendicular distance between या shortest distance between them means उन फोर्सेस के बीच। तो आइदर फोर्स, इनमें से कोई एक फोर्स चाहिए, तो चाहे F2 लिखे या F4, दोनों इक्वल ही हैं। इसकी वैल्यू है आपकी, यहाँ से F2 का भी देखिए या F4 का, तो दोनों का वैल्यू I कैपिटल I B स्मॉल b। ये आपका फोर्स हो गया एक फोर्स।
अब बात आती है इसके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में। तो अगर हम इसके लाइन ऑफ एक्शन को पीछे प्रोड्यूस करें, इनको पहले हम ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसका कुछ नाम दे देते हैं हम। यहाँ पे पी क्यू आर एस हम ले चुके हैं, ए बी सी डी भी है, ई यहाँ पे मैं ई लिख दे रहा हूँ और इसको नाम दे रहा हूँ मैं एफ। ई एफ आपका है। अगर हम इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में डिवाइड करें तो मैं इसको प्रोड्यूस करके यहाँ पे फैला दे रहा हूँ, अल्लाह दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये इसके पैरेलल है और ये लाइन जो है इसके पैरेलल है। एस आर जो है ई एफ के पैरेलल है और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ये है, क्योंकि ये स्ट्रेट हमने ड्रॉ किया है तो इसके बीच का एंगल हो जाएगा ये थीटा, ठीक है। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल से ये हो गया थीटा। अब हमारा टारगेट है ई एफ, इसको हम नाम दे देते हैं जी, ठीक है। हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए दोनों फोर्सेस के बीच का, तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा, सेपरेशन जो होगा, ये वैल्यू हमें पता ही है। ई एफ का वैल्यू कितना होगा? जितना पी क्यू होगा, पी क्यू का वैल्यू ए है तो इसको हम ए लिख देते हैं, क्योंकि ये आपका डिस्टेंस एस आर के इक्वल ही होगा, ठीक है। हमें पता करना है ई जी। ई जी का वैल्यू क्या होगा? सॉरी, ये हाइपोटेनियस है और ये आपका जो है बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो एफ जी होगा, ठीक है। एफ जी की वैल्यू पता करनी है, क्योंकि ये दोनों जो फोर्स है एंटी पैरेलल है, उनके बीच का अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो एफ जी आएगा। एफ जी का जो वैल्यू होगा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एफ जी, और एफ जी का वैल्यू होगा आई बी स्मॉल बी। ये है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस होता है साइन का वैल्यू। तो यहाँ पे हम एफ जी अगर निकालना चाहें, सिंस साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एफ जी अपान हाइपोटेनियस ए, तो एफ जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा, ठीक है। एफ जी की वैल्यू हम ए साइन थीटा रख देते हैं, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्रॉस ए, ध्यान रखिए लेंथ इनटू ब्रीथ है, ये बी है लेंथ, ए है ब्रीथ, तो लेंथ इनटू ब्रीथ क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये हो जाएगा आई बी ए साइन थीटा। ये टॉर्क का फार्मूला हो जाता है, ठीक है। ये टॉर्क का फार्मूला होता है, जहां आई जो है उसमें फ्लो होने वाला करंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ए जो है एरिया ऑफ कॉइल है, कितना एरिया कवर करता है, ये पूरा एरिया है कॉइल का, और साइन थीटा, थीटा जो है एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ कॉइल, कॉइल के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है आई बी ए सॉरी साइन थीटा, ओके। अब मान लीजिए आपके पास ऐसे ऐसे जो है n टर्न्स हैं, तो हम इसको इधर से आप नोट्स में प्रिपेयर कर लेंगे, इसको हम इधर से इरेज भी कर रहे हैं। देखिए यदि हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो हम लिखेंगे फॉर n टर्न्स। n टर्न्स के लिए क्या हो जाएगा? टॉर्क इज इक्वल्स टू n से मल्टीप्लाई कर देंगे। लिए एक टर्न के लिए आपका ये आया हुआ है, तो हो जाएगा n आई बी ए साइन थीटा। एक तो ये हो गया। दूसरा एक क्वेश्चन और पूछता है इसमें, मान लीजिए अगर हम इस प्लेन के जो पी क्यू आर एस प्लेन है उसके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, नॉर्मल ड्रॉ करें, जिसका नाम हम n रख दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए फिगर में, इस फिगर को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। n हमने ड्रॉ किया जो कि इस पी क्यू आर एस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल हमने मान लिया, टोटल जो एंगल ये हमने माना यहाँ से यहाँ तक का, ये 90 डिग्री होगा, और मैग्नेटिक फील्ड और n के बीच का एंगल हमने अल्फा मान लिया। मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का एंगल हमने अल्फा मान लिया। तो अगर हम अल्फा को थीटा के टर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं?
अल्फा इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। टोटल 90 है, ये नॉर्मल है तो प्लेन से जो एंगल होगा वो 90, टोटल एंगल 90 है, उसमें से थीटा निकाल देंगे तो बचेगा अल्फा, यानी अल्फा इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। अगर ये यहाँ सब्सिट्यूट कर दें तो टॉर्क इक्वल्स टू मिल जाएगा NIA B A साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, तो हो जाएगा NI BA कॉस थीटा, थीटा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गड़बड़, थीटा इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा, तो साइन थीटा के प्लेस पे हम पुट कर देंगे यहाँ थीटा की जगह 90 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा। ये भी फार्मूला यूज करते हैं तब जब नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल दिया हो, ठीक है। अल्फा इज द एंगल बिटवीन normal to the coil and magnetic field, B लिख दे रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का एंगल होगा तो अल्फा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और यदि मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ कॉइल के बीच का एंगल होगा तब थीटा हम यूज करेंगे, ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हम देख लेते हैं। स्पेशल केस क्या है? पहला, मान लीजिए कि जो कॉइल हो वो मैग्नेटिक फील्ड के एकदम पैरेलल हो, तो थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। और आपको पता है पहला केस हम जनरेट करेंगे इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री या 180 डिग्री इसको कह सकते हैं, ठीक। उस सिचुएशन में आपका टॉर्क जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि साइन 0 का या 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कॉइल आपका मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तो उस सिचुएशन में टॉर्क 0 होगा। दूसरा हमारे पास स्पेशल केस है कि इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो टॉर्क मैक्सिमम होगा, टाउ इज इक्वल्स टू हो जाएगा NIAB, ठीक है। ये मैक्सिमम टॉर्क है, साइन 90 का वैल्यू जो है 1 होता है, तो मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलेगा इस सिचुएशन में जब थीटा की वैल्यू 90 हो। यानी कि अगर जब कॉइल का ये प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो मैक्सिमम टॉर्क, और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा तो मिनिमम टॉर्क आपको मिलता है। मिनिमम मतलब 0 टॉर्क, ओके। सो दिस इज द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय current carrying coil inside magnetic field. Assignment based on this topic will be uploaded on the Google Classroom, and if you have any doubt related to this topic you can ask on the Google Classroom or WhatsApp group, or to visit the school for personal clearance. It's okay. Thank you.